गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म RWA पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों, हरियाणा की ज्योग्राफी में पहला जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, हरियाणा के पड़ोसी नाम से। और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के अंदर अपना एक और जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम आप लोगों ने देख लिया होगा, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और बिना किसी देरी के क्लास करते हैं स्टार्ट। संजीव कुमार, प्रीति शर्मा, शिवानी, विकास दहिया, शालू, नवीन, विकास, वाईके शर्मा, दीपक, प्रीतम, राजन, निखिल, नेहा, राहुल, संगीता, राहुल, गौरव, बबीता, रीना, कपिल, विकास, प्रदीप, अमित, कुमकुम, टीना, उषा, पूजा, पिंकी, दीपक, प्रीति। चलेगा मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जय हरियाणा, जय हरियाणवी का नारा, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और हम बात करेंगे, एक प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, और टॉपिक का नाम है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हेडिंग डालिएगा, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। इंग्लिश में बोलेंगे मेरे बच्चों जियोग्राफिकल फीचर ऑफ हरियाणा, या हिंदी में बोलेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। ठीक है, हरियाणा की भौगोलिक संरचना टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि अपना हरियाणा का जो क्षेत्र है 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, चारों दिशाओं में जो चौटाला गांव से लेके ताजेवाड़ा गांव, और उत्तर में शाहपुर गांव से दक्षिण में दोहा गांव के बीच का जो एक क्षेत्र है मेरे बच्चों, इस क्षेत्र के बारे में हम सारा का सारा पढ़ेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है वो किस तरीके का है, कौन से क्षेत्र में पहाड़ हैं, कौन से क्षेत्र के अंदर मैदान है, उन मैदानों में भी कौन सा क्षेत्र समतल मैदान वाला होगा, कौन सा क्षेत्र लहरदार मैदान वाला होगा, हमारा जो ये क्षेत्र है ये किसके द्वारा तैयार किया गया होगा। ये सारी की सारी बातें हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। बच्चों, मैं बात करूं अपने हरियाणा की, तो आप सभी को पता होगा कि अपना हरियाणा जो है ना, वो भारत के अंदर किस प्रकार का एक राज्य है। गुरुजी, भारत के अंदर अपना हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा जो है बच्चों, जो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, ये भारत में किस प्रकार का एक राज्य है? ये भारत में एक लैंडलॉक्ड राज्य है। और लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होगा? कल मैंने आपको जब जिले पढ़ा रहा था तो मैंने आपको हरियाणा में 2 लैंडलॉक्ड जिले भी पढ़ाए थे। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है स्थलबद्ध। और स्थलबद्ध का मतलब होता है बच्चों कि देश के अंदर उसी राज्य को लैंडलॉक्ड बोलेंगे जो देश के बॉर्डर को टच नहीं करता होगा। और ये अपने भारत का क्या है? बॉर्डर है। और ये अपने भारत का बॉर्डर 2 तरीके का है। नीचे मेरे बच्चों पानी के साथ लगता बॉर्डर है, उसको हम बोलेंगे कोस्टल बॉर्डर, यानी कि तटीय बॉर्डर। और ऊपर जो बॉर्डर है ये जमीन के साथ लगता है, इसको बोलते हैं लैंड बॉर्डर। तो अपने भारत का जो लैंड बॉर्डर है और कोस्टल बॉर्डर है, या हम बात करेंगे जो भारत की टोटल बाउंड्री है, इस बाउंड्री के साथ जो जो राज्य टच नहीं करेगा, यदि टच नहीं करेगा तो उसकी सीमा किसी भी अन्य पड़ोसी देश के साथ भी नहीं लगेगी। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ ना लगे, या उस देश के वो बॉर्डर के साथ ना लगता हो, उसी को हम लैंडलॉक्ड बोलते हैं, स्थलबद्ध बोलते हैं, भू आवेशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू आवेशित भी उसे बोल सकते हैं। तो अलग अलग शब्दों में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। याद रखेंगे, चाहे भू आवेशित हो, या इंग्लिश के अंदर लैंडलॉक्ड हो, या हिंदी में स्थलबद्ध हो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, मानचित्र के ऊपर आप देखेंगे बच्चों कि यदि अपना देश भारत है तो अपना जो हरियाणा है ना, वो आपको भारत के कौन सी दिशा में नजर आएगा? उत्तर पश्चिम में नजर आएगा। ठीक है,
तो हरियाणा जो है ना वो कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम के अंदर ये स्थित है। और स्थलबद्ध राज्य यदि हम बात करें भारत के अंदर की स्थलबद्ध राज्य हैं कितने, तो हरियाणा समेत भारत के अंदर स्थलबद्ध राज्यों की जो संख्या है बच्चों वो 5 है। कितनी है सर? 5 है। तो इन 5 राज्यों के अंदर हम जिक्र करें, भारत के अंदर 5 स्थलबद्ध राज्य हैं और इन 5 स्थलबद्ध राज्यों में एक तो अपना हरियाणा आएगा ही। हरियाणा के साथ दूसरे नंबर पे हम जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश। कोई भी प्रदेश जो मध्य में होगा वो बॉर्डर को टच नहीं करेगा, और जो बॉर्डर को टच नहीं करेगा उसी को हम लैंडलॉक्ड बोलेंगे। अब मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है सर? मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ मेरे बच्चों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां राज्य जब बना, तो इसकी सीमा भी भारत के बॉर्डर के साथ नहीं टच होती पाई गई, तो ये भी लैंडलॉक्ड राज्य कहलाया। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, बिहार से कौन अलग हुआ था सर? बिहार से अलग हुआ था झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो ये भी एक लैंडलॉक्ड राज्य के रूप में आया बच्चों। और 5वां जो होगा वो कौन सा होगा जो नया नया बना है, और सबसे बाद में राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। तो भारत के 28 में से ये 5 राज्य कैसे हैं? लैंडलॉक्ड हैं, और उन्हीं लैंडलॉक्ड राज्यों में अपना हरियाणा भी एक है, जो भारत के कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है बच्चों, देखिएगा आज तो अपने हरियाणा की जो सीमा है ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ लगती है, ना हरियाणा की सीमा मेरे बच्चों किसी भी सागर या खाड़ी के साथ लगती है। लेकिन एक ऐसा ज्योग्राफर हुआ, एक ऐसा भूगोलविद हुआ जिसका नाम है कर्नल एम बारगो। तो कर्नल एम बारगो ने दुनिया को बताया कि भाई अपना जो हरियाणा क्षेत्र है ना, आज किसी भी पड़ोसी देश या किसी भी सागर खाड़ी के साथ सीमा नहीं बनाता, लेकिन पहले अतीत में ऐसा था कि हमारा जो हरियाणा है ना वो एक समुद्र को छूता था। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, नोट करके आपको लिखना है कि आज अपना हरियाणा भारत में जरूर एक लैंडलॉक्ड राज्य है, लेकिन पहले मेरे बच्चों हरियाणा का एक भाग समुद्र को छूता था। और हम बात करें उस ज्योग्राफर का नाम है एम भार्गो। तो याद रखना है कर्नल एम भार्गो के अनुसार, कर्नल एम भार्गो के अनुसार बच्चों हरियाणा का दक्षिणी जो भाग है वो किसको छूता था? समुद्र को छूता था। दक्षिणी भाग समुद्र को छूता था। अब अपने भारत के अंदर हम समुद्र या तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अरब सागर है, या राइट हैंड साइड में खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और हरियाणा का जो दक्षिणतम भाग होगा उसके नजदीक अरब सागर होगा या बंगाल की खाड़ी होगी, तो आप बोलोगे अरब सागर होगा। तो आपसे ये भी पूछ ले कि भाई हरियाणा का जो दक्षिणी भाग समुद्र को छूता था, तो ये समुद्र कौन सा था? तो आप लोगों को बोलना है कि ये समुद्र अरब सागर हुआ करता था। ठीक है, कौन सा हुआ करता था बच्चों? ये समुद्र अरब सागर हुआ करता था। अरब सागर को छूता था। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस आधार पे कर्नल एम बारगो ने बोला कि हरियाणा का दक्षिणी भाग समुद्र को छूता था, या हरियाणा अक्षेत्र तक समुद्र जो है ना वो फैला हुआ था। तो आप किस आधार पे ये बोल रहे हो? तो कर्नल एम बारगो ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। कर्नल एम बारगो ने मेरे बच्चों 2 जिलों का उदाहरण दिया। उन 2 जिलों में हम बात करें, एक झील है नजफगढ़ झील जो दिल्ली के अंदर है, और एक झील है बच्चों सांबर झील। तो सांबर झील जो है वो कहां होगी? राजस्थान में होगी। और नजफगढ़ झील हो या सांबर झील हो बच्चों, ये जो है खारे पानी की झीलें हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइएगा कि कोई भी झील जिसका पानी खारा होगा
तो सीधी सी बात है उसका निर्माण किसी ना किसी समुद्र से हुआ होगा। अब नजफगढ़ जो झील है, जो हरियाणा के दक्षिणतम साइड पड़ती है मेरे बच्चों, दिल्ली के अंतर्गत नजफगढ़ आता है, और इस झील का पानी यदि खारा है तो सीधी सी बात है आज तो यहां कोई समुद्र नहीं है जिसके चलते इस झील का निर्माण हो गया हो। भाई एक जो बार बार ये कमेंट कर रहा है ना, इसको ब्लॉक करवा दीजिएगा। सम्राट भाई समझ में नहीं आ रही क्या, मैं पढ़ा रहा हूं तो कंप्यूटर के बारे में आप क्लास में पूछ रहे हैं तो कंप्यूटर वालों से पूछना ना, या जो रात को 8 से 10 के बीच एक टेलीग्राम के ऊपर आपको ग्रुप दिया गया होगा, तो ये बार बार आप कमेंट करोगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा दोस्त। फिर आप बोलोगे कि सर आप जो है ना वो गुस्सा हो जाते हो। अब मैं इतने डिटेल से टॉपिक के डीप में जा जाके चीजें कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। कंप्यूटर कब होगा, कंप्यूटर कब होगा, कंप्यूटर कब होगा, क्या तुम बच्चे हो यार? सारी की सारी चीजें होंगी जब पूरा का पूरा बैच हमने आपको बताया है। कितनी बार समझाऊंगा ये बताओ, या तुम समय ही खराब करवाओगे क्लास का? भाई दोबारा यदि ये ज्यादा रिपीट करे तो ब्लॉक करवाना, जो भी टेक्निकल टीम का बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब क्लास हरियाणा जीके की है, चर्चा तुम कंप्यूटर की कर रहे हो, कंप्यूटर की क्लास में चर्चा तुम हरियाणा जीके की करोगे, मैथ की क्लास में रीजनिंग की चर्चा करोगे, और फिर तुम बोलोगे कि सरकारी नौकरी हम ही लगेंगे। नहीं लगोगे तुम ऐसे, क्योंकि तुम कोई पहले बच्चे थोड़ी हो। तो इस कंपटीशन की दुनिया में तुमने कदम रखा है, तो इसके माया जाल में मत फंस जाना। इसको निकलने के लिए आपको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। जो चीज चल रही है दोस्त उसको चलने दीजिएगा एक बार। इंग्लिश के बाद कंप्यूटर होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। हाँ मैं अब ब्लॉक करवाऊंगा, क्योंकि एक बच्चे के चलते फिर दूसरे बच्चों का नुकसान ना हो। तो नजफगढ़ झील और सांबर झील दोनों की दोनों जो झीलें हैं इनका पानी खारा है, और खारे पानी वाली झीलों का निर्माण किससे होगा? समुद्र से होगा। लेकिन आज ना तो राजस्थान को कोई समुद्र टच करता है, ना कोई दिल्ली को समुद्र टच करता है। तो कर्नल एम बारगो ने बोला कि इन झीलों का पानी जब खारा है तो सीधी सी बात है यहां तक समुद्र था, और पहले यहां तक समुद्र था, आज समुद्र नहीं है। तो ये समुद्र के बचे हुए अवशेष हैं, और समुद्र के बचे हुए अवशेषों से हम एक आइडिया, एक अनुमान लगा सकते हैं कि पहले जो है ना वो हरियाणा के दक्षिणतम भाग तक समुद्र फैला हुआ था। क्योंकि राजस्थान की यदि सांबर झील है तो राजस्थान हरियाणा से कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। नजफगढ़ भी बच्चों पैरों वाली दिशा में पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि जो समुद्र टच करता था अपने हरियाणा को, वो कौन सी दिशा से करता था? ये ध्यान रखेंगे, वो दक्षिण दिशा से करता था। तो पेपर में पूछा जाएगा हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता था? तुम बोलोगे दक्षिणी भाग समुद्र को छूता था। ठीक है बच्चों, आपसे पूछ ले कौन से समुद्र को छूता था? अरब सागर को छूता था। और किसके अनुसार? आप बोलेंगे कर्नल एम भार्गव के अनुसार। ठीक है चलेगा। अब हम बात करते हैं कि बच्चों ये अपना हरियाणा है, तो अपने हरियाणा की आकृति तो मैंने आप लोगों को बता ही दी थी, बिल्कुल बता दी थी कि अपने हरियाणा की जो आकृति है वो कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज है। हरियाणा की जो आकृति है ना वो कैसी है? हरियाणा की आकृति है गुरुजी विषम बाहु चतुर्भुज। 44,212 वर्ग किलोमीटर में अपना हरियाणा फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का भी मैंने आपको बता दिया था 1.34% है बच्चों। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये विश्व में कौन से देश के बराबर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल विश्व में डेनमार्क देश के समान है बच्चों। डेनमार्क जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, और डेनमार्क देश के बराबर ही अपने हरियाणा की जमीन है। इसका मैंने आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा ही दिया था। अब हम बात करते हैं कि ये जो हरियाणा का क्षेत्रफल जो डेनमार्क देश के बराबर है, ये भारत के अंदर कौन से मैदान का हिस्सा माना जाता है? तो अपना हरियाणा ध्यान रखेंगे सिंधु गंगा मैदान का हिस्सा माना जाता है। सिंधु गंगा मैदान
ठीक है, या मेरे बच्चों इसे हम बोलेंगे इंडो गैंगेटिक मैदान। इंडो का मतलब इंडस यानी सिंधु, और गैंगेटिक का मतलब है गंगा। मैदान का क्या रहा है, हिस्सा रहा है, भाग रहा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हरियाणा जो है वो भारत के अंदर कौन से मैदान का हिस्सा माना गया, तो आप बोलेंगे वो सिंधु गंगा मैदान का हिस्सा माना गया। समझ में आई बात? सर एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखते हैं। भाई एक दूसरे के कमेंट तुम्हें दिखने लगे ना तो तुम क्लास ही नहीं होने दोगे, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में तुम जुड़े हुए हो, तो वहां आपस में ही तुम यूट्यूब की तरह एक दूसरे के साथ उलझे रहोगे, है ना। तो इसलिए एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखते हैं यहाँ। बस आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, इन चीजों को साइड में रखो। अपने माँ बाप की जो नेक कमाई है ना उसकी तरफ देखो तुम। सिंधु गंगा मैदान या इंडो गैंगेटिक मैदान का बच्चों ये क्या है, हिस्सा है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अपना हरियाणा का जो मैदानी भाग है, या हम बात करें अपने हरियाणा का जो उत्तर और दक्षिण के अंदर पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, इसका जो अस्तित्व है बच्चों वो सबसे पहले कब आया था? आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का अस्तित्व कौन से काल में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा का अस्तित्व मेसोजोइक काल के अंदर। मेसोजोइक काल, और मेसोजोइक काल जो है बच्चों इसको बोलते हैं हम मध्य जीवन। क्या बोलते हैं इसे? मध्य जीवन बोलते हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि बताइएगा सबसे पहले सजीव आया है या निर्जीव आया है, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले निर्जीव आया है। तो मेरे बच्चों निर्जीव जो युग हुआ है ना, जो निर्जीव युग है उसको हमने बोला अजोइक काल। कौन सा काल बोला? अजोइक काल। तो इस तरीके से हम काल को लेके चलते हैं कि सबसे पहले जो निर्जीव युग आया इस धरती के ऊपर जहां जीवन की उत्पत्ति नहीं थी, उसको हमने बोल दिया अजोइक काल। ठीक है, फिर मेरे बच्चों जीवन की शुरुआत हुई, तो जीवन का शुरुआत हुई तो पहला पड़ाव क्या कहलाएगा? पहला जीवन जो युग है उसको हमने बोला पैलियोजोइक। क्या बोला हमने? पैलियोजोइक बोला हमने, पैलियोजोइक। ठीक है, उसके बाद मध्य जीवन युग आया, और मध्य जीवन युग को हमने बोला मेरे बच्चों मेसोजोइक। क्या बोला हमने? मेसोजोइक काल हमने बोला। उसके बाद तीसरा जो जीवन युग आया, तो बच्चों तीसरे जीवन युग को हमने बोला सेनेजोइक। ये सेनेजोइक होता है, लेकिन किताबों में केनेजोइक हो सकता है लिखा हो, तो इसको सेनेजोइक और आप बच्चों केनेजोइक बोल सकते हो, लेकिन होता सेनेजोइक है। ठीक है ना, जैसे नाइफ होता है कनाइफ नहीं होता, ऐसे ही केनेजोइक नहीं होता सेनेजोइक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये युग याद रखने हैं। अपने काम के दो ही युग हैं, एक मेसोजोइक और एक सेनोजोइक। मेसोजोइक काल के अंदर हरियाणा का अस्तित्व हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा का अस्तित्व कौन से काल से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे हरियाणा का जो अस्तित्व है ना वो मेसोजोइक काल से जुड़ा हुआ है। हरियाणा का अस्तित्व होने के बाद हरियाणा के अंदर जो नदी नाले पर्वत पहाड़ जलवायु आदि बनना स्टार्ट हुए थे, वो कौन से काल में हुए थे? तो याद रखना है कि हरियाणा में नदी नाले
पर्वत, पहाड़ी, जलवायु। नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, जलवायु। बच्चों इन सब का जो विस्तार हुआ ना, आपसे पूछ ले कि कौन से काल में हुआ, तो आपको बोलना है कि इन सब का विस्तार हुआ था सेनेजोइक काल के अंदर, जिसे हम तीसरा जीवन युग बोलते हैं। सेनेजोइक काल में, तीसरे जीवन युग में। यहां तक बातें क्लियर हुई? जैसा मैं लिखवा रहा हूं सेम डिट्टो क्वेश्चन के अंदर, सेम डिट्टो लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं होगा। बिल्कुल इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे, अजोइक को अजोइक एरा बोलेंगे, ठीक है? पैलियोजोइक को पैलियोजोइक एरा बोलेंगे, मेसोजोइक को मेसोजोइक बोलेंगे। मेसोजोइक इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में तो इसे हम मध्य जीवन युग बोलेंगे, मध्य जीवन युग, ठीक है? और सेनेजोइक को सेनेजोइक बोलेंगे, ठीक है? यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा, क्लियर हुई। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने हरियाणा का जो भौगोलिक स्वरूप है वो कैसा है। मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि अपने हरियाणा में आपको पर्वत ज्यादा नजर आते हैं या मैदानी भाग ज्यादा नजर आता है? बताइएगा एक बार फटाफट, एक बार सारे के सारे बताइएगा कि आपको हरियाणा के अंदर मैदानी भाग ज्यादा नजर आता है या पर्वत पहाड़ ज्यादा नजर आते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार बताइएगा कि आपको पर्वत ज्यादा नजर आते हैं हरियाणा के अंदर या आपको मेरे बच्चों मैदानी भाग ज्यादा नजर आता है? तो आप बोलेंगे कि सर पर्वत यहां ज्यादा नजर नहीं आते हैं, पर्वत थोड़े बहुत या तो हमें उत्तर पूर्व में नजर आते हैं जिनको हमने शिवालिक बोल दिया, या हमें दक्षिण की तरफ नजर आते हैं जिनको अरावली बोल दिया। बाकी जगह तो जो है हमें मैदानी भाग ही नजर आता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा वो मैदानी भाग होगा। हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र याद रखेंगे, हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वो होगा आपका मैदानी भाग। मैदानी भाग, ठीक है? और ये मैदानी भाग जो है ध्यान रखना है कि दो नदियों के द्वारा इसको तैयार किया गया। वो दो नदियां कौन सी होंगी? एक तो जो पूर्व के अंदर बहती है, अब यहां पूर्व के अंदर एक नदी हम बच्चों बहाएंगे जब हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहां पूर्व के अंदर एक नदी इस तरीके से बहेगी और इस तरीके से चली जाएगी, इसको हम बोल देते हैं यमुना नदी, जो अपने हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है बच्चों, यमुना नदी। और एक नदी जो आएगी ना वो इस तरीके से बहेगी, इसको हम बोलेंगे गग्गर नदी। बच्चों यमुना तो आज बारहमासी है, लेकिन गग्गर आज मौसमी जरूर है, पहले यह भी बारहमासी होती थी। तो गग्गर नदी भी पहले 12 मासी होती थी, 12 के 12 महीने बहती थी, यमुना जैसे आज 12 के 12 महीने बहती है। और जब गग्गर और यमुना नदी बहेंगी तो इनके जल के साथ क्या आएगी? मिट्टी आएगी। और जब इनके जल के साथ मिट्टी आएगी तो ये मिट्टी धीरे धीरे आगे मेरे बच्चों जल के द्वारा बीच रास्ते में छोड़ दी जाएगी। और इसी मिट्टी से बना हुआ जो ये भाग है, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का मैदानी भाग बोलते हैं। अब सीधी सी बात है कि मैदान किससे मिलकर बना है बच्चों? मिट्टी से। और मिट्टी कौन लेके आया होगा? नदियां लेके आई होंगी। और अपने हरियाणा में बच्चों इस मिट्टी को लाने वाली नदियों में दो ही नदियां मेन होंगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा जल रहा है, एक यमुना नदी, एक गग्गर नदी। तो यमुना नदी और गग्गर नदी जब अपने जल के साथ मिट्टी लेके आई तो उस मिट्टी को बच्चों यहां पर छोड़ने का काम किया और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता चला गया। इसी को हम बोलते हैं मैदानी भाग। तो हरियाणा के मैदानी भाग को बनाने वाली दो नदियां कौन सी होंगी? एक यमुना, एक गग्गर। और यमुना और गग्गर के द्वारा तैयार किया गया ये मैदानी भाग, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम यमुना गग्गर भी बोल सकते हैं। तो इस मैदान को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? यमुना गग्गर मैदान बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा,
जब सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पूछा जाए कि मैदानी भाग ऑप्शन में दे रखा है या यमुना घग्गर मैदान, क्योंकि इस मैदानी भाग को तैयार किसने किया है? यमुना घग्गर ने ही किया है। ये मैदानी भाग जो है ये हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग के ऊपर है बच्चों? ये भी ध्यान रखना है। हरियाणा का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र होगा उस कुल भौगोलिक क्षेत्र के 93.76% भाग के ऊपर आपको यह मैदानी भाग नजर आएगा। ठीक है, तो 93.76% भाग पर। मंजू बोल रही है कि सर दोनों ही ऑप्शन में हो, तो अब ऐसे दोनों ऑप्शन में कैसे हो जाएंगे ये बताओ, है ना। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप किसकी बेटी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके बाप का नाम अलग से मिलेगा फिर माँ का नाम अलग से मिलेगा, या तो दोनों एक साथ मिलेंगे या एक ही मिलेगा, है ना। तो दोनों कैसे ऑप्शन में हो सकते हैं ये बताओ। अब पेपर आप थोड़ी बनाओगे, यदि आप पेपर बनाओ तो आप किसी का सिलेक्शन ही ना होने दो बच्चों, क्योंकि आपका जो तेज तर्रार दिमाग है ना वो सारे बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। तो पेपर बनाने वाले के अंदर भी दिमाग है, वो जानता है कि भाई साहब मेरे को कौन सा ऑप्शन में डालना पड़ेगा कौन सा नहीं डालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ऐसे दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, है ना। ऑप्शन में एक ही आएगा जो उत्तर होगा। ठीक है, तो याद रखा करो, ऐसे तुम ओवर थिंकिंग मत करो बच्चों कि सर दोनों ऑप्शन में आ जाएं, तो दोनों कैसे आ जाएंगे। हाँ, यदि पेपर तुम बनाने लग जाओ ना फिर आ जाएंगे दोनों, फिर कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, तो 93.76% भाग आपको ध्यान रखना है। हम बात करें तो मेरे बच्चों ये जो 93.76% भाग है ना, जो मैदानी भाग है, ये दो भागों में बांटा गया है। एक मैदान बिल्कुल प्लेन है, समतल है, एक मैदान बिल्कुल समतल है बच्चों, और एक मैदान कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, और कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा उसको बोलेंगे लहरदार मैदान। लहर का मतलब तरंगे, ठीक है ना। तो जैसे लहरें होती हैं कहीं से ऊंची कहीं से नीची, यानी कि जो आपका बालू रेत वाला टिब्बे वाला क्षेत्र होगा वहां पर आपको जो मैदान नजर आएंगे वो कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, उसको हम बोलते हैं लहरदार मैदान। हम बात करें कि समतल मैदान जो है मेरे बच्चों, इसका विस्तार कितना है, तो समतल मैदान जो आपको ध्यान रखना है वो है 68.21%। हरियाणा के अंदर समतल मैदान का विस्तार कितना होगा? 68.21%। ठीक है, और लहरदार मैदान कितना हो जाएगा? 25.55%। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा हरियाणा का मैदानी भाग कितने प्रतिशत पे है, तो 93.76। आपसे पूछे समतल मैदान का विस्तार कितना है, 68.21। आपसे पूछे लहरदार मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत भूमि पे है, तो आप बोलेंगे 25.55% भूमि के ऊपर है। ठीक है ना, तो ये अपना हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा मेरे बच्चों। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलेगा, अब हम बात करते हैं बच्चों, हरियाणा को 3 भौगोलिक इकाइयों के अंदर बांटने का काम किया गया। हरियाणा को 3 भौगोलिक इकाइयों में क्या है, बांटा गया। ठीक है, ये 3 भौगोलिक इकाइयां कौन सी हैं? इन 3 भौगोलिक इकाइयों में ध्यान रखना है, एक तो आपको
कुरुक्षेत्र। ठीक है बच्चों, कुरुक्षेत्र के साथ दूसरा जो भाग है उसको बोला गया जटियाणा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जटियाणा। और तीसरा जो भाग होगा मेरे बच्चों उसको हमने बोल दिया, जटियाणा क्षेत्र को मेन हरियाणा भी बोल दिया करते थे, हरियाणा क्षेत्र। और तीसरा जो है उसको बोल देते हैं बटियाणा। बटियाणा क्षेत्र। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा हरियाणा को कितने भौगोलिक इकाइयों में पहले लोगों के रहने के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, तो हरियाणा में जिस जिस जाति के लोग रहा करते थे उसके आधार पे मेरे बच्चों 3 भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया गया कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जाटों की संख्या ज्यादा रही, यानी कि जहां जाट बाहुल क्षेत्र था, तो बच्चों जाटों की संख्या ज्यादा होने के चलते उसको क्या बोला गया? जटियाणा क्षेत्र बोला गया। क्या बोला गया उसे? जटियाणा क्षेत्र बोला गया। तो आपसे पूछ ले कि इसको जटियाणा क्यों बोला गया, तो आपको ध्यान रखना है जाटों की अधिकता के कारण। जाटों की अधिकता के कारण। ठीक है, जाटों की अधिकता के कारण इसको बोला गया जटियाणा क्षेत्र। बच्चों हम बात करें तो इस जटियाणा क्षेत्र के अंदर आपका हिसार शामिल, जींद वाला क्षेत्र शामिल, रोहतक वाला क्षेत्र शामिल, भिवानी वाला क्षेत्र शामिल, सोनीपत वाला क्षेत्र शामिल। सोनीपत वाला क्षेत्र शामिल। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जाट बेल्ट के हरियाणा में जो 4 जिले हैं, हरियाणा में जाट बेल्ट के जो 4 जिले हैं बच्चों, उन 4 जिलों के अंदर जो पहला जिला होगा वो सोनीपत होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जाट बेल्ट का पहला जिला हरियाणा में कौन सा है, तो आप बोलेंगे सोनीपत है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई दूसरा जिला कौन सा है जाट बेल्ट का, तो आप बोलेंगे रोहतक है। आपसे कोई पूछ ले कि तीसरा जिला बताओ जाट बेल्ट का कौन सा है, तो जाट बेल्ट का तीसरा जिला मेरे बच्चों आपको बोलना है हिसार है। और आपसे कोई पूछ ले कि जाट बेल्ट का चौथा जिला बताओ कौन सा है, तो चौथा जिला जो होगा बच्चों वो होगा जींद। कौन सा होगा? जींद होगा। तो याद रखोगे ये सारी की सारी बातें जितनी भी बताते जा रहा हूं। गुरुजी सिंदूर ऑपरेशन पे लेक्चर दो। तो आज मेरे भाई सिंदूर ऑपरेशन चला हुआ है, आप सभी को पता ही है, और नेस्तानबूद किया जा रहा है ठिकानों को, जो आतंकी ठिकाने चल रहे हैं पीओके क्षेत्र में। और जितनी हम तारीफ करें उतनी कम होंगी भारतीय सेना की और लोगों की भी। गुरुजी जाट बेल्ट क्या होता है? जाट बेल्ट का मतलब होता है जहां जाटों की संख्या ज्यादा रही हो। ठीक है ना, जहां जाटों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं तुम बोलो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो जाट वाट। मेरे भाई साहब ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि बताइएगा जींद जाट बेल्ट का कौन सा जिला है, और वहां पे आंसर क्या आएगा? चौथा जिला है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि रोहतक जाट बेल्ट का कौन सा जिला है, तो आप बोलेंगे दूसरा है। बच्चों ये जो बटियाणा क्षेत्र है ये फतेहाबाद और बट्टू, बट्टू आपने एक क्षेत्र सुना होगा, बिल्कुल सुना है। बट्टू क्षेत्र यदि आप लोगों ने सुना है तो फतेहाबाद और बट्टू के मध्य का जो क्षेत्र है ना, इसको बोला गया है बटियाणा। ठीक है, तो बटियाणा जो क्षेत्र होगा ये कौन सा होगा? ये फतेहाबाद व बट्टू के मध्य का क्षेत्र।
फतेहाबाद और भट्टू के मध्य के क्षेत्र को क्या बोल दिया गया? बटियाना बोल दिया गया। और यहां पर बाटी राजपूत ज्यादा रहा करते थे बच्चों, तो बाटी राजपूतों के कारण इसको बटियाना बोला गया है। तो ध्यान रखेंगे, बाटी राजपूतों के कारण इसे क्या बोला गया है? बटियाना बोला गया है। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र जो है यह धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिसको हम कुरुक्षेत्र बोल रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र रहा है। और इसी कुरुक्षेत्र से मेरे बच्चों एक नदी बहा करती थी, चेतांग नदी। चेतांग नदी जो है वो आपको ध्यान रखनी है, इसी क्षेत्र में मेरे बच्चों बहती थी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कुरुक्षेत्र बोल रहे हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे यहां तक मेरे बच्चों बातें क्लियर हुई। विक्रम बांबू, सैना वर्मा, नरेश धारीवाल, अंकित, गीता, प्रिया। तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम काम करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम काम करेंगे। और अभी हम बात करेंगे कि हरियाणा का जो ऑफिशियल डेटा है, जहां पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को बांटने का काम किया है, तो उसको कितने भागों में बांटा गया है। और साथ ही साथ चर्चा हम करेंगे कि भाई एक ज्योग्राफर हुआ है जिसने एक किताब लिखी थी, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। उस किताब के माध्यम से अपने हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे बताइएगा मेरे को। चलेगा, सब एकदम ओके है। अब हम अपने हरियाणा के 44,212 वर्ग किलोमीटर को बच्चों बांटने जा रहे हैं। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अपना हरियाणा जो होगा वो दो तरीके से हम बांटेंगे उसको। एक, हरियाणा सरकार ने जो अपने को डाटा दे रखा है उसके आधार पे बांटेंगे। और एक जो डॉक्टर जसबीर नाम का ज्योग्राफर हुआ है, उसने हरियाणा को जैसे बांट रखा है वैसे बांटेंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों, हरियाणा सरकार के आधिकारिक डाटा, ऑफिशियल डाटा बोल दो या आधिकारिक बोल दो, एक ही बात है। हरियाणा सरकार के आधिकारिक डाटा के अनुसार अपना जो हरियाणा है बच्चों, वो 5 स्थलाकृतियों में बांटा गया है। पांच स्थलाकृतियों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइएगा भाई हरियाणा को कितनी स्थलाकृतियों में बांटा गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 5 स्थलाकृतियों में अपने हरियाणा को बांटा गया है। ठीक है, ये 5 स्थलाकृति कौन सी होंगी? ये 5 स्थलाकृति, स्थलाकृति का मतलब समझ रहे हो? जैसे अपनी जमीन की आकृति होगी उस आधार पे हम बात करेंगे। जैसे अपने जमीन की आकृति होगी उस आधार पे मेरे बच्चे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो होगा वो होगा बांगर, व रेतीले लहरदार। बांगर व रेतीले लहरदार टिल्ले। ठीक है, पहला जो होगा बच्चों वो होगा बांगर और लहरदार रेतीले टिल्ले। हम बात करें तो बांगर और लहरदार रेतीले जो टिल्ले हैं, इनकी जो हाइट है वो कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी होगी? तो ध्यान रखना है 230 से लेके 350 मीटर। अब ये क्या है? बांगर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बांगर का मतलब होता है जो ऊंचे मैदान होते हैं।
बारहमासी नदियों से जितने भी दूर के मैदान होंगे उनको हम बांगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, हिसार जो है वो बांगर में आता है, जींद जो है बांगर में आता है, जहां से कोई बारहमासी नदी नहीं गुजरती है। और बारहमासी नदियों से जो दूर के मैदान होंगे, ऊंचे मैदान होंगे, जिन मैदानों की मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी है, वहां पर दोबारा से नई मिट्टी नहीं आई है, क्योंकि नई मिट्टी तब आएगी जब उस क्षेत्र से कोई बारहमासी नदी गुजरती हो। जब वहां से कोई बारहमासी नदी गुजरती नहीं है तो उस क्षेत्र की मिट्टी अब पुरानी हो चुकी है, और उसी को हम बोलेंगे मेरे बच्चों बांगर। बांगर क्षेत्र के साथ लगता जो राजस्थान का इलाका होगा उसको हम बागड़ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बागड़ बोल देते हैं। ठीक है, बागड़ बोल देते हैं। और बागड़ वाला जो इलाका होगा ना, वहां पर आपको रेतीले टिल्ले मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रेतीले टिल्ले मिलेंगे। ठीक है, रेतीले टिल्ले मिलेंगे। सर कुरुक्षेत्र में कौन सा हिस्सा आता है? कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे अंबाड़ा आता है। अब हमने अंबाड़ा पढ़ लिया तो यमुनानगर पंचकुला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले किसका हिस्सा थे? अंबाड़ा का हिस्सा थे, तो उसमें अंबाड़ा आ जाता है। कुरुक्षेत्र आ जाता है, तो कुरुक्षेत्र हमने पढ़ लिया, तो उसमें कैथल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि कैथल किससे लग हुआ? कुरुक्षेत्र से लग हुआ है। तो कुरुक्षेत्र वाला जो इलाका हमने पढ़ा, जिसको हमने धार्मिक क्षेत्र बोला है, तो वो 48 कोस वाला क्षेत्र है। और जिस 48 कोस भूमि के अंदर हमें सबसे ज्यादा धार्मिक तीर्थ स्थान देखने को मिले, उसी को हम क्या बोलेंगे? कुरुक्षेत्र बोलेंगे। ठीक है गुरुजी, 90 आतंकवादी मारे गए हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। 90 से क्या काम चलेगा? 900 मारने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि जितने मारे गए हैं उतने ही पैदा भी कर देते हैं ये। ठीक है ना। अब ये 90 मारे गए हैं, तो इन्हीं बातों को उन आतंकवादियों के दिमाग में ठोकेंगे तो 90 की जगह 900 और तैयार हो जाएंगे। तो हर आदमी जो आतंकवाद से मुक्ति चाहता है, तो इसका मतलब हर आतंकवादी को निपटाना पड़ेगा। ठीक है सर, कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट बताना। भाई देख लो इनके काम। भाई कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये तो पढ़ ले यार। क्यों रायता फैला रहे हो तुम क्लास में? है बच्चों? तो कोई हिस्ट्री पूछ रहा है, कोई पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ का मतलब क्या होगा? नाम से ही पता है कि जल के द्वारा बहा के लाई गई, जल के द्वारा बहाकर, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बनेगा उसे बोलेंगे जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो मेरे बच्चों जलोढ़ मैदान जो होंगे ना, इनकी औसत ऊंचाई होगी 300 मीटर से कम। तीन सौ मीटर से कम। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मेरे बच्चों अरावली आउटलेयर। क्या हम बात करेंगे? अरावली आउटलेयर की हम बात करेंगे बच्चों। और अरावली जो आउटलेयर्स होगा, मतलब अरावली जो पहाड़ियां होंगी, उनकी औसत ऊंचाई ध्यान रखना है 300 से 600 मीटर के बीच। चौथे नंबर पे बच्चों आएगा शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र, तो शिवालिक क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, ये आपका कहलाएगा भाई 400 मीटर से अधिक। 400 मीटर से अधिक शिवालिक क्षेत्र की ऊंचाई होगी। उसके बाद 5वें नंबर पे जो आएगा उसको मेरे बच्चों हम बोलेंगे कौन सा मैदान? फुट हिल जोन। फुट हिल, फुट का मतलब पैर होगा, और पैर को बोलते हैं पाद, तो इसको बोलते हैं गिरिपाद। हिल का मतलब पहाड़ी, गिरी को पहाड़ी बोलते हैं, और पैर यानी फुट, फुट को बोलते हैं पाद। तो पहाड़ी के जो पैर होंगे उन्हीं को बोलते हैं गिरिपाद। ठीक है, तो गिरिपाद मैदान आपका होगा 5वें नंबर पे। और गिरिपाद मैदानों की यदि मैं बात करूं ऊंचाई की, तो याद रखना है 300 से 400 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हरियाणा को इन 5 स्थलाकृतियों में बांटा गया है, जिसमें 2 तो आसानी से याद रख लोगे कि एक शिवालिक है, एक अरावली है। तो 2 तो मेरे बच्चों पहाड़ हैं, पूर्व में उत्तर पूर्व में शिवालिक है और दक्षिण के अंदर अरावली है।
फिर एक सबसे बड़ा मैदान है जिसको हम बोलेंगे जलोढ़ मैदान। याद रखने हैं दो, बांगर और रेतीले लहरदार टीले, फुट हिल या गिरिपाद मैदान। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर इसको बता देता हूं। बच्चों बात करें कि यहां पर आपको जो पहाड़ियां नजर आएंगी ये होगा आपका शिवालिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा ये? शिवालिक क्षेत्र होगा। नीचे की तरफ आपको जो पहाड़ियां नजर आएंगी जो यहां से स्टार्ट हो जाएंगी भिवानी से, फिर मेरे बच्चों महेंद्रगढ़ में, फिर बच्चों रेवाड़ी के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, मेवात के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं अरावली आउटलेयर। इसको क्या बोलेंगे हम? अरावली आउटलेयर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो शिवालिक क्षेत्र है, तो शिवालिक क्षेत्र के ठीक नीचे, शिवालिक क्षेत्र के ठीक नीचे का ये जो भाग होगा ये पर्वतों के पैर होंगे, और पर्वतों के पैर को हम बोलते हैं फुट हिल जोन। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम फुट हिल जोन। ठीक है ना, फुट हिल का मतलब है पहाड़ी के पैर, और यदि ये शिवालिक पहाड़ी है तो इसके पैर नीचे की तरफ होंगे, और इसके ठीक नीचे का जो भाग होगा, ठीक है, जो लगभग मेरे बच्चों गुरुजी मैप भी बनाए कॉपी में, तो देख लो मेरे भाई, आपको लगता है कि जरूरत है तो बनाओ। हम बात करते हैं अब जलोढ़ मैदान की। तो जल आज के समय यमुना नदी में बहता है, तो यमुना नदी के बिल्कुल इस साइड का जो ये इलाका होगा, ठीक है, ये सारा का सारा आपका कहलाता है जलोढ़ मैदान। क्या कहलाएगा ये? जलोढ़ मैदान कहलाएगा। ठीक है ना, जलोढ़ मैदान कहलाएगा। और मेरे बच्चों ये पांचवा जो भाग बचा जो राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र होगा, जो यमुना नदी से दूर का क्षेत्र होगा, जहां आपको ऊंचे ऊंचे टीले नजर आएंगे, इसको बोलते हैं बांगर व लहरदार। बांगर व लहरदार मैदान। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 स्थलाकृति आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई। आगे हम बात करते हैं। तो मेरे बच्चों एक ऐसा जियोग्राफर हुआ जिसने हरियाणा के इस क्षेत्र को 5 नहीं बल्कि 8 भागों के अंदर बांटने का काम किया, और उसका नाम जो है वो है डॉक्टर जसबीर सिंह। उस भूगोलविद का आपको नाम ध्यान रखना है कि उस प्रसिद्ध भूगोलविद डॉक्टर जसबीर सिंह। और इस डॉक्टर जसबीर सिंह ने मेरे बच्चों एक किताब लिखी, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये जो किताब लिखी गई थी बच्चों ये 1973 के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये कब लिखी गई थी?
ये पुस्तक लिखी गई थी 1973 में, 1973 के अंदर। और ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो बच्चों कुरुक्षेत्र से प्रकाशित हुई थी 1976 में, जिसमें हरियाणा की जमीनों के ऊपर जिस तरीके की खेती की जाती है उस खेती के आधार पे हरियाणा के क्षेत्र को बांटने का काम किया था डॉक्टर जसबीर सिंह ने। ठीक है, और ये जो भूगोलविद हैं डॉक्टर जसबीर सिंह, जिन्होंने ये किताब लिखी है, इस किताब के आधार पर हरियाणा को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, और इन्हीं 8 भौगोलिक क्षेत्रों को हम पढ़ेंगे। हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डॉक्टर जसबीर सिंह ने बांटने का काम किया है बच्चों? 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, और इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में हम बात करें तो सबसे पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं उसे? शिवालिक क्षेत्र बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी इसे बोला जाता है। तो शिवालिक को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय के नाम से भी। शिवालिक के खत्म होते ही अपने हरियाणा का जो क्षेत्र होगा उसको बोलते हैं गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान, या इसको बोलते हैं पिडमेंट जोन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? पिडमेंट जोन इसे बोलते हैं। गिरिपाद मैदानों के खत्म होते ही जो मैदान स्टार्ट होंगे उसको बोलेंगे हम जलोढ़ मैदान, यानी कि एल्यूविल प्लेन। जलोढ़ मैदानों को हम क्या बोलेंगे? एल्यूविल प्लेन बोलेंगे। जलोढ़ मैदानों के बाद मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो मैदान होंगे उनको बोलेंगे बाढ़ के मैदान, फ्लडी प्लेन बोलेंगे, बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदानों के बाद 5वां जो होगा उसको बोलेंगे हम अनकाई दलदल। क्या बोलेंगे? अनकाई दलदल। 6ठा जो भाग होगा वो होगा मेरे बच्चों तरंगित मैदान। तरंगित बोल सकते हैं या इनको हम लहरदार बोल सकते हैं, तरंगित या लहरदार मैदान। ठीक है, 7वें नंबर पे मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे बालू के टिब्बा युक्त मैदान। बालू के टिब्बा युक्त मैदान। और 8वां जो हमारा भाग होगा वो होगा बच्चों अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र। ठीक है, तो डॉक्टर जसबीर सिंह ने इस पुस्तक के माध्यम से अपने हरियाणा को जिन 8 भागों में बांटा है, इन 8 भागों को एक एक करके हम कल पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई, 1973 के अंदर लिखा गया था और 1976 में प्रकाशित हुई थी। यहां पर भी मैंने 1976 ही लिखा है। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग होगी, एक किताब लिखना और एक किताब फिर प्रकाशित करना, पब्लिश करना। ठीक है ना, समझ में आई बात? हाँ, तो ये लिखी गई है 1973 में और इसको पब्लिश किया गया है 1976 के अंदर। सर जी खादर किसको बोलते हैं? अब आपके जो क्वेश्चन है ना 2-3 मिनट वो आप क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि आज इतना टाइम तो बचा नहीं है कि मैं आपको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। तो आप अब क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। खादर मैदान जो पढ़ेंगे वो जलोढ़ मैदान में पढ़ेंगे। तो जलोढ़ मैदान जो हम पढ़ेंगे ना, इसको 2 भागों में हम बांटेंगे। ये जो जलोढ़ मैदान है इसमें एक को हम बोलेंगे खादर और एक को बोलेंगे हम बांगर। तो जब हम जलोढ़ मैदान पढ़ेंगे ना तो इसी में खादर और बांगर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझना ही पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। जैसे गिरिपाद शब्द का मतलब ही आपको ना पता
और आप लोगों ने रट रखा है कि गिरिपाद मैदान होते हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ। गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, और पाद का मतलब पैर। तो पर्वत के पैर कौन सी दिशा में होंगे, पैर हमेशा नीचे की तरफ होंगे। तो पर्वत जहां खत्म हो जाएंगे उसका नीचे वाला इलाका जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, गिरिपाद मैदान बोलते हैं, पिडमेंट बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है सर, पंचकुला की लगती है भाई। मानचित्र देखेगा ध्यान से तो आंखें अपने आप बता देंगी। चेतांग अब नहीं बहती है मेरे भाई, चेतांग पहले बहा करती थी, अब चेतांग नदी नहीं बहती है। हाँ, ट्विटर जो कैंपेन हमने आज बोला था तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन हमने करना पड़ा है, क्योंकि आज अपने देश के अंदर और अपने हरियाणा के अंदर भी बच्चों मॉक ड्रिल है, और सभी लोगों का जो ध्यान है ना वो मॉक ड्रिल की तरफ है। और कैंपेनिंग का मतलब होता है ध्यान दिलाना, तो सरकार का और लोगों का ध्यान आज हमारे कैंपेन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि सभी का ध्यान या तो पाकिस्तान को ठिकाने लगाने में लगा है, या मेरे बच्चों आज जो मॉक ड्रिल होगी ना वहां लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए पोस्टपोन करना पड़ा है, और नई तारीख के साथ फिर हम दोबारा से मेरे बच्चों कैंपेनिंग करेंगे, ठीक है। चलेगा। पिंकी देसवाल, राहुल यादव, कुलदीप, दुर्गेश, विकास, यशमी, सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दिया करो। चलो भाई, इंग्लिश में भी मैं आपको कल बता के चलूंगा, ठीक है ना। जैसे बालू के टिब्बा युक्त मैदान को हम बोलेंगे सैंडी प्लेन, क्या बोलेंगे, सैंडी प्लेन, क्योंकि सैंड का मतलब बालू रेत होता है, ठीक है। अरावली एक क्षेत्र क्या होगा, अरावली आउटलेयर होगा, इसको हम अरावली आउटलेयर बोल देंगे, ठीक है ना। लहरदार लहरों को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, इनको वेवी प्लेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेवी प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिएगा, कल मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश में भी बताता चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, उन बेचारों को समझ में नहीं आता होगा कि यार ये गिरिपाद क्या है। तो गिरिपाद को फुट हिल बोल देंगे या पिडमेंट बोल देंगे। तो कल फिर मिलेंगे मेरे बच्चों इसी जगह इसी समय और इसी शानदार टॉपिक के साथ। बड़े जबरदस्त टॉपिक हैं ये, जिनको हम छोड़ देते हैं इस कारणवश कि यार ये हमें नहीं आएंगे। तो ऐसे टॉपिक कोई है ही नहीं जो हमें ना आए, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको दिखाना है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दिखा दोगे, बाकी का काम मैं कर दूंगा, आराम से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।